नमस्कार छात्रों, फिर एक बार आप सभी लोगों का द्वितीय वर्ष उपाधि पूर्व के ऑनलाइन कक्षा के संदर्भ में मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, प्रवक्ता हिंदी विभाग, गोगटे उपाधि पूर्व वाणिज्य महाविद्यालय बेळगावी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे व्याकरण भाग में अब तक हमने विभिन्न भिन्न कक्षाओं में काल रूपों के बारे में चर्चा की है, जैसे भूतकाल और उसके प्रकार, वर्तमान काल और उनके प्रकार उदाहरण सहित हमने समझने की कोशिश की है। उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए अब तीसरा काल रूप जो है भविष्यत काल, उसके बारे में हम चर्चा आरंभ करते हैं। तो छात्रों, महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्यत काल की सूचना क्रिया के माध्यम से किस प्रकार दी जाती है, क्योंकि लिखते वक्त कई बार भविष्यत काल का बोध तो होता है, लेकिन व्याकरणिक रूप से अशुद्धियाँ निर्मित हो जाती हैं। तो भविष्यत काल, जब भी आप काल परिवर्तन प्रश्न भाग में प्रयास करेंगे लिखने का, तब तो ध्यान रखने वाली बातें यही होंगी कि भविष्यत काल किसे कहते हैं। जब कोई क्रिया आने वाले समय में होने या करने या किए जाने का बोध करवाए, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे परिभाषा के रूप में डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं, तो वो इस प्रकार रहेगी: जब कोई क्रिया आने वाले समय में करने, किए जाने या होने का स्वरूप पाया जाए तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो इसके प्रकारों पे जाने से पहले हम कुछ सामान्य चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि कहा जाता है, भविष्यत काल जो क्रिया होती है, उसमें क्रिया का पूर्ण होना आने वाले समय में हो सकता है। तो जैसे कि हमने बताया, हो सकता है संभवनीयता, तो उसके लिए सकना धातु भविष्यत काल की एक अहम निशानी है। सक धातु क्रिया के साथ हो सकता है, आ सकता है, ये सकना धातु जो है वो भविष्यत काल की एक सूचना देता है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे वह कल घर आएगा, वह कल घर आ सकता है, ये भी होगा। हम सर्कस देखने जाएंगे, हम सर्कस देखने जा सकते हैं, प्रश्नार्थक सूचना है, लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन सकना धातु के कारण वो भविष्यत काल का निरूपण वहाँ पे करेगा। किसान खेत में बीज बोएगा या फिर बो सकता है, आने वाले समय में वो बीजारोपण कर सकता है। तो सकना धातु एक मुख्य आधार है भविष्यत काल को पहचानने का। उसके अलावा सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं कैसे होंगी, संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं कैसे होंगी, उन पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम यह देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी क्रियाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं, उनसे यह पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे या होने की संभावना बनी रहेगी। अतः भविष्यत काल की क्रियाएं उन्हीं को माना जाता है जहाँ पर क्रिया की पूर्णता आगामी समय में, आने वाले समय में होंगी। उसी के साथ
भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में अगर आप देखोगे क्रिया जहाँ पर पूर्ण होती है तो क्रिया के अंत में गा, गी या गे या फिर एगा, एगी या एंगे ऐसे अव्यय जुड़े रहते हैं, जिनके जुड़ने से क्रिया के पूर्णता के संदर्भ में या उनके समय सूचना के संदर्भ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अब हम देखते हैं भविष्यत काल के प्रकार कितने हैं। तो पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। अब छात्रों आइए एक एक करके विस्तार से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है सामान्य भविष्यत काल। सामान्य रूप से आने वाले समय का यदि क्रिया का होना पाया जाए तो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। सामान्य रूप से आने वाले समय में मतलब वो समय अभी आया नहीं है, वो आगे आने वाला है, भविष्य में आने वाला है। तो भविष्य में होने वाले क्रिया की सूचना जहाँ पर हमें प्राप्त हो उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे परिभाषा है यहाँ पर, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से या रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्यत काल में होगी या भविष्य समय में होगी, अभी नहीं है। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, बहुवचन रूप है एंगे, खेल धातु के साथ एंगे जुड़ेगा तो खेलेंगे होगा। उसके बाद वह घर जाएगा या वह घर जाएगी, एक वचन पुल्लिंग है तो जाना धातु के साथ एगा जुड़ेगा तो जाएगा। अगर एक वचन स्त्रीलिंग है तो जाएगी, यहाँ पर जाना धातु के साथ एगी जुड़ेगा। तीसरा है उदाहरण, दीपक अखबार बेचेगा, दीपिका अखबार बेचेगी। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे चाहो वैसे बना सकते हो, लेकिन ध्यान इतना ही रखना है जब कर्ता स्त्रीलिंग हो तो क्रियापद भी स्त्रीलिंग में हो, कर्ता पुल्लिंग हो तो क्रियापद भी पुल्लिंग रूप में हो। तो उदाहरणों के माध्यम से जब हम देखते हैं तो यह नितांत रूप से पता चलता है कि जो भी वाक्यों में क्रियाएं उपस्थित हुई हैं वे भविष्य में सामान्य रूप से पूर्ण होने की सूचना दे रही हैं, वो भविष्य में होने वाली हैं, अभी नहीं। तो इस प्रकार सामान्य भविष्यत काल को हम पहचान सकते हैं। अब दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। जैसे शब्द ही बताता है संभाव्यता या संभाव्य भाव मीन्स होपफुल्ली, संभवनीयता, होपफुलनेस। तो संभाव्य भविष्यत काल में आने वाले समय में क्रिया के होने या किए जाने की संभावना बनती हो तो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहा जाता है। आने वाले समय में मतलब फ्यूचर, इसीलिए उसको भविष्यत काल कहा जाता है, फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना पता चले उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं, जिससे भविष्य में किसी कार्य की होने की संभावना पता चलती हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण आप देखोगे, शायद ये धातु वाक्य में प्रस्तुत रहेगा क्योंकि शायद होपफुल्ली, शायद से वाक्य शुरू होंगे और क्रिया जो है वो भविष्यत काल की सूचना देगी, आने वाले समय में पूर्ण होने की सूचनाएं मिलेंगी। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकें,
सकना धातु जैसे मैंने कहा था आपसे। तो उस प्रकार वाक्यों में जहाँ पर शायद हो या सकना धातु हो, उन वाक्यों को आप संभाव्य भविष्यत काल के रूप में निर्णय ले सकते हैं। अब तीसरा है हेतु हेतुमद भविष्यत काल। तो छात्र जैसे हमने भूतकाल में चर्चा की थी हेतु हेतुमद भूतकाल, वैसे ही ये हेतु हेतुमद भविष्यत काल है। हेतु अर्थात कारण, हेतुमद अर्थात कार्य, कारण कार्य संबंध या फिर कार्य कारण संबंध। जैसे यहाँ पर भी वाक्य में दो क्रियाएं प्रस्तुत होती हैं और दोनों क्रियाएं भविष्यत काल में किए जाने की सूचना देती हैं। साथ ही साथ दूसरी क्रिया के पूर्ण होने पर पहली क्रिया की पूर्णता निर्भर करती है, या एक क्रिया अगर पूरी होगी तो ही दूसरी क्रिया पूरी हो सकती है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह आएंगे तो हम जा सकेंगे, वे आएंगे तो हम जाएंगे। तो यहाँ पर संभावना तो है कि जाना भविष्य में होगा, आना भविष्य में होगा, लेकिन अगर वो आएंगे तो हम जाएंगे, मतलब आने वाली क्रिया पर जाने वाली क्रिया निर्भर करती है और दोनों क्रियाएं भविष्य में पूरे होने की सूचनाएं देती हैं। तो इस प्रकार हेतु हेतुमद भविष्यत काल भी हम निर्णित कर सकते हैं। तो छात्रों यहाँ पर आते आते व्याकरण भाग में आपका जो काल रूप पहचानिए या फिर काल परिवर्तन वाला जो संदर्भ है ये पूर्ण होता है। अगली कक्षा में हम कारक, जो सबसे महत्वपूर्ण है, लेखन में अशुद्धियाँ कारकों की ही होती हैं, जैसे छोटी की, बड़ी की, में, ने, से, के लिए, को। ये जो कारक प्रत्यय हैं ये वाक्यों में एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करती हैं। अगर ये सही में समझ में ना आए तो लेखन में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, व्याकरणिक त्रुटियाँ होंगी और परीक्षा में अंक कटने की संभावना रहती है। इसलिए हम अगली कक्षा से कारकों पर विस्तार रूप से उदाहरण सहित चर्चा आरंभ करेंगे। धन्यवाद।